नमस्कार एंड वेलकम बैक। मैं हूं दिवाकर। आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान के प्रमुख प्रावधान। अभी देखो हमने क्या कवर कर लिया है। हमने देख लिया है कि जो भारत का संविधान था ये कैसे बना, इसका स्वरूप का विकास कैसे हुआ, ये सारा कुछ हम कवर कर चुके हैं। इसके बाद उसने बोला था विशेषताएं पढ़ो, तो हम लोग 15 के लगभग विशेषताएं पढ़ चुके हैं, बहुत सारी। उसमें से भी आप पॉइंट बना सकते हैं। अब आज हमें पढ़ना है भारतीय संविधान का। उसने बोला है प्रमुख प्रावधान। अब ये प्रावधान क्या होते हैं कि संविधान में क्या क्या चीजें बताई गई हैं। क्लियर है? तो इन प्रावधानों के अंतर्गत ही हम सबसे पहले देखना शुरू करेंगे कि जो मैंने आपको बताया है। देखो लास्ट क्लास में क्या बोला था मैंने मैंने बोला था कि यहाँ पर हमारे संविधान में भाग आपको मिलेंगे 22। क्लियर? अनुसूचियां। अनुसूचियां कितनी मिलेंगी? अनुसूचियां मिलेंगी 12। भाग मिलेंगे आपको कितने? 22। और अनुच्छेद या फिर हम जिन्हें बोलते हैं आर्टिकल्स, ठीक है, तो ये मिलेंगे 395। होप क्लियर होगा। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर लिखना था। अब ये बढ़ते क्रम में लिख दिया है 12, 22 और 395। ये चीजें वो बोल रहा है कि थोड़ा आप इसे पढ़ें, गौर फरमाएं। क्या बोल रहा है कि इस पर गौर फरमाया जाए। तो शेड्यूल जो है, जो पार्ट है और जो आर्टिकल्स हैं, तो 12, 22 और 395। 395 की 395 को तो शायद ही याद कर पाओ, लेकिन ये 12 और ये 22 याद कर लोगे। और यहां से मेन मेन जो आपका सिलेबस है, जैसे उसने दिया है केंद्र राज्य संबंध, तो आर्टिकल 245 से चालू हो रहे हैं। क्लियर है? इसके बाद वो बोलेगा अगर आपसे कि कहाँ पर सहकारी समितियां हैं, तो आपको भाग बताते आना चाहिए, आपको अनुसूची बताते आना चाहिए। अगर उसने बोला आपसे कि राष्ट्रपति कहाँ पर है, कहाँ पर है मतलब नई दिल्ली में है, वो तो सभी को पता है। राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है? 153, 163, 173 या फिर इनमें से कोई नहीं। क्लियर? तो ये हमको पता होना चाहिए। और कौन से रिस्पेक्टेड उसका भाग है, किसका, राष्ट्रपति हो गया या फिर यूपीएससी है, एमपीपीएससी है, ये सारा कुछ आज हमको देखना है। और इसके साथ ही हम देखेंगे कि भारत की जो प्रस्तावना है, मतलब संविधान की जो प्रस्तावना है, इसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी, तो वो आपको कवर करना है आज। क्लियर हो गई बात? तो अनुसूचियां, भाग और अनुच्छेद अच्छे से याद कर लो कि क्या क्या पढ़ना है आज हमको। हमको देखना है अनुसूचियां, भाग और अनुच्छेद। अब आपसे बोल देगा कि पहला अनुच्छेद क्या बोलता है। क्या बोल देगा हमसे? बोलेगा कि पहले अनुच्छेद में क्या है, या फिर बोलेगा आर्टिकल 356 निम्न में से किससे संबंधित है। आर्टिकल 260 किससे संबंधित है, आर्टिकल 360 किससे संबंधित है, ठीक है, 279 किससे संबंधित है। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन बना देगा। वो क्या कर देगा? ऐसे क्वेश्चन बना देगा। तो सबसे पहले देखें प्रथम अनुसूची। देखो 12 हैं, तो स्टार्टिंग से करते हैं प्रथम। अब प्रथम में जनरली क्या हो सकता है? प्रथम अगर आप किसी को जानते नहीं हो तो पहले नंबर पर क्या बताया जाएगा कि यहाँ पर कुछ क्या करेंगे हम, उनकी सीमाएं बता देंगे, या फिर किसी चीज का वर्णन जिसे बोलते हैं, है ना, उसको एलेबोरेट करेंगे, या फिर उसका हम ब्रीफ कर देंगे, या डिस्क्रिप्शन। सारे के फॉर्म अलग अलग, मीनिंग अलग अलग होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको क्या होगा, उसके विषय में थोड़ा पता चलेगा कि हम करने क्या वाले हैं। तो जो पहली अनुसूची रहेगी, प्रथम अनुसूची, अब यहाँ याद रखना, अनुसूची ही पढ़ रहे हैं तो इसको याद रखना, ठीक है। अनुसूची, अनुसूची में पहली नंबर में देखोगे तो क्या आएगा? वर्णन आएगा। वर्णन में क्या आता है? वर्णन में सीमाएं, राज्य क्षेत्र। क्लियर है? इतना ही पूछ लेगा वो आपसे कि पहली अनुसूची में क्या आता है, ठीक है। या फिर यहीं पर अगर आपसे बोले सीमा या राज्य क्षेत्र, तो यहां पर मध्य प्रदेश भी तो है ना, मध्य प्रदेश की सीमा भी होगी, ठीक है। इसके बाद देखें उत्तर प्रदेश है, इसकी भी सीमा होगी, तो वहां पर और क्या बोल सकते हैं हम? नाम भी बोल सकते हैं, है ना। क्या बोल सकते हैं? नाम भी बोल सकते हैं। अब देखो जो सेकंड शेड्यूल है, क्या है? सेकंड शेड्यूल। तो इसमें क्या आएगा? अब हमने वर्णन कर लिया। अब आपसे पूछेगा कि यहां पर हम क्या करें। अब देखो जब हम बात करते हैं संविधान की, तो यहां पर मेरे पास एक ट्रिक है। कैसे ट्रिक है? पहले इसको
पढ़ लो डिटेल में, फिर वो ट्रिक आपको अपने आप याद आ जाएगी कि ये क्या हो रहा है। वर्णन के बाद क्या आता है, जो भी पदाधिकारी है जैसे कि राष्ट्रपति है, इसके बाद क्या देखें, राज्यपाल है, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, ठीक है, अपना जो विधान परिषद रहती है भारत के कई राज्यों में है, तो वहां के सभापति उपसभापति हैं, कि विभिन्न जो निकाय हैं, बॉडीज हैं, इनके लोगों के वेतन के विषय में बात आएगी। जैसे आप किसी से मिलते हो आजकल जनरली क्या चलता है, कितने मिल रहे हो, कितने कमा रहे हो, तो देखो किसी का वर्णन किया, फिर वर्णन के बाद क्या करते हैं हम, कैसे देखेंगे उसको, वेतन से देखेंगे। तो याद रखना दूसरी अनुसूची में क्या है, वेतन और भत्ते, क्या है, वेतन भत्ते, जो भी इनके एमोल्यूमेंट्स रहते हैं, परिलब्धियां रहती हैं, इसके विषय में बात की जाती है। कहां पर, दूसरी अनुसूची में। अब दूसरी अनुसूची में सारे लोग आ रहे हैं ऑलमोस्ट, है ना, राष्ट्रपति आ रहा है, मंत्री परिषद वगैरह आ रही है, आपका राज्यपाल आ रहा है, इसके अलावा देखें कैग आ रहा है, तो सारे कुछ लोग आपके पास कहां पर आ रहे हैं, दूसरी अनुसूची में आ रहे हैं, जिसमें ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। क्या नहीं है, ज्यादा समझने की आवश्यकता आपको नहीं है। अब देखें थर्ड, तो तीसरी में जब हम बढ़ेंगे, तीसरी शेड्यूल में जब हम आएंगे, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, वर्णन, वेतन और शपथ। शपथ मतलब ओथ। संविधान, आप जानते हैं कि संविधान की शपथ ली जाती है। अब यहां से आ जाता है कि तीसरी अनुसूची के अनुसार, या फिर तीसरी अनुसूची में वो कौन है जिस जो तीसरी अनुसूची में शामिल नहीं है, शपथ के वर्णन की बात करें हम तो, ठीक है। तो इसमें आपको क्या लगाना है, इसमें आपको लगा के आना है कि भैया इसमें कौन नहीं है, तो इस शपथ में नहीं आते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। कौन नहीं आता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट, ये सारे लोग आपको नहीं मिलते हैं। इसके अलावा सारे, ऑलमोस्ट सारे लोग मिल जाते हैं, ठीक है। कौन कौन मिल जाता है, तो मंत्री मिल जाते हैं, संसद के सदस्य मिल जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस रहते हैं, ये सारे लोग मिल जाएंगे। तो आपने वर्णन किया किसी का, उसकी वेतन बताई, फिर वो शपथ कैसे लेता है तो ये बताया, तो वर्णन, वेतन, शपथ। अब देखो यहां से साथ में ही बता देता हूं, वी वी एस, वर्णन, वेतन, शपथ, ये हो गया। अब आगे बढ़ लें। अब जब वेतन, वर्णन, शपथ आ गया, तो चौथी अनुसूची में देखेंगे हम, चौथी में क्या बोलेगा कि जो राज्यसभा की सीटें हैं, वेतन, वर्णन, शपथ, VVSRS 22BDPN, ये अब याद रखना। देखो वर्णन, वेतन, शपथ, राज्यसभा, फिर उसके बाद शेड्यूल ट्राइब वाली, फिर ये क्या आ जाएगा आपके पास, तो ये इसके बाद आ जाएगी असम मेघालय वाली आपके पास सूची। फिर सातवीं सूची क्या आती है, जिसमें सातवीं सूची में क्या आती है, तीन लिस्ट आती हैं, जिसको मैंने बताया था, एक होती है आपकी संघीय सूची, प्रांतीय सूची और कॉन्करेंट लिस्ट। उसके बाद आपका 22 भाषाएं आ गई, फिर भूमि सुधार, फिर दल बदल, फिर पंचायती राज और नगर निगम, ये 12 हो गए। तो मैंने तो ऐसे ही ये ट्रिक बनाई है, VVSR SAS 22 BDP हैं, क्या करें, 22 BDP हैं। अब तो उसको कैसे भी कर सकते हो, तो 22 BDPN, भूमि सुधार, दल बदल और पंचायती राज, और उधर पे क्या है, नगरी निकाय। तो अब नगर निगम याद रखो, नगर पालिका याद रखो, सारा क्या है आपके पास, अर्बन लोकल बॉडीज की बात कर रहे हैं। तो यहां पर क्या आएगा, 74 अमेंडमेंट से आपका आएगा नगरीय निकाय, और यहां पर क्या है 73rd से, तो ये है पंचायती राज व्यवस्था। तो ये हमको याद रखना है, इसको थोड़ा सा क्या कर लो, अंडरलाइन कर लो, ये आपको हमेशा याद रहेगी। क्या रहेगी, ये आपकी है 12 शेड्यूल। क्या है ये, 12। अब हम लोग कहां तक देख चुके थे, तीसरे तक देख चुके थे ना, तो चौथे पर आते हैं। चौथा ये आ गया, चौथे की बात करते हैं, तो यहां पर क्या चीज आएगी चौथे में, तो चौथे में आएगी VVSR। क्या आएगा चौथे में, अभी जस्ट बताया था, क्या आएगा जल्दी बताओ। केंद्र शासित प्रदेश जो राज्य हैं, इनके लिए किसका करना है, राज्यसभा की सीटें, जो 250 सीटें हैं टोटल राज्यसभा की। मध्य प्रदेश की बात करें तो 11 सीटें हैं, है ना, और ऐसे ही अन्य अन्य राज्यों में विभिन्न सीटें हैं, तो इनके लिए कितनी सीटें देनी है हमको, तो यहां पर याद रखो क्या करना है, राज्यसभा, राज्यसभा की सीटों का आवंटन। क्या है ये, आवंटन। अब
आगे बढ़ते हैं तो फिर देखो यहाँ पर क्या आता है, फिर आती है पांचवी लिस्ट। तो पांचवी लिस्ट में वही अभी बताया था, ये जो असम वाली चीजें हैं। तो यहाँ पर आपके पास ए से क्या लिखा था, यहाँ पर देखो ये हो गए आपके 4, और फिर ये क्या आएगा, एस, है ना, क्या आएगा, एस। तो अनुसूचित जाति और जनजाति वाले, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, जाति नहीं, हमको क्या करना है, ट्राइबल। तो अनुसूचित जनजाति, है ना, एसटीज क्षेत्र। इसके बाद देखें छठी अनुसूची में, तो छठी अनुसूची के राज्य अलग रहेंगे। कौन से राज्य रहेंगे उसको याद करने की भी ट्रिक रही है। इसमें क्या रहेगी ट्रिक, अमित्र में, क्या है ट्रिक, अमित्र में। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, और यहां से क्या आएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो यहां से क्या ट्रिक बन गई, अमित्र में से तो आ से असम, मेघालय, देन त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। यहां पर क्या बात कर रहा है वो, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के विषय में ये बात कर रहा है कि यहाँ का जो जनजाति प्रशासन होगा, मतलब ये आप देखो सारे क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न राज्य हैं, असम भी, मेघालय भी, जो सेवन सिस्टर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ट्राइबल पॉपुलेशन है बहुत सारी, गारो खासी जयंतियां, जो पहाड़ हैं वो किनके नाम पर हैं, वहाँ की ट्राइब के नाम पर है ना। तो यहाँ का जो लोकल बॉडीज है, जो जनजाति क्या है, प्रशासन, जनजातीय प्रशासन, जनजाति प्रशासन। क्लियर है बात, किसका जनजाति प्रशासन, तो अमित्र में। अब अमित्र में क्या आएगा, तो अमित्र में वही चीजें आ जाएंगी, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पूछ लेते हैं पांचवी अनुसूची में क्या है, तो जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण से संबंधित, वही जनजाति मतलब क्या होता है, एसटीज, मतलब कि अनुसूचित जनजाति, जिनका उल्लेख कहां पर है, स्टार्टिंग में पहले लेक्चर में बताया था, याद रखो क्या बताया था, आर्टिकल 338 ए। यही तो हमको महत्वपूर्ण प्रावधान पढ़ने, यहीं से तो क्वेश्चन बनता है कि 338 बी में क्या पूछा गया है। तो 338 बी में आप बता देंगे कि यहां पर क्या है, यहां पर है ओबीसी आयोग की बात की गई है। ठीक है, तो एसटीज का क्षेत्र क्या है, 338 ए के अनुसार क्या है, एसटी को बताया गया है कि एक आयोग होगा। और वहीं पर अगर आप बात करें कि यहाँ वर्णन कहाँ मिलता है, तो आपके पास दो आर्टिकल मिलते हैं, 342 वाला मिलता है आपको। ठीक है, तो यहां पर क्या है, आपका जनजाति क्षेत्र में नियंत्रण और प्रशासन। आप बोलोगे कि जनजाति क्षेत्र तो सर मध्य प्रदेश का भी है, फिर आप देखें उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहां पर सारे क्या है, ये ट्राइबल पॉपुलेशन है। और मध्य प्रदेश को याद रखना क्या है, यहां पर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है भारत की ट्राइब्स की। क्लियर। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आते हैं हम सातवीं सूची या फिर सातवीं अनुसूची पर। यहां पर आ गए तो सातवीं में क्या आ रहा है, ये एस से 7 से 7 होता है, एस से 7 होता है ना, एस से 7 होता है, और एस से ही क्या होता है, सूची होता है। तो ये 3 अनुसूचियां हैं, कितनी लिस्ट हैं, 3 सूचियां हैं, जो हमने 1935 में भी पढ़ी थी। और वो कौन कौन सी हैं, तो वो हैं संघीय या फिर बोल दो केंद्रीय, जिनके विषयों पर केवल और केवल केंद्र कानून बनाएगा। देन आएगा प्रांत, देन आएगा समवर्ती, जो कहां से आई है, जल्दी से बताओ, समवर्ती कहां से आई है, ऑस्ट्रेलिया से आई है, कहां से आई है। ठीक है, तो ये होगा आपके 7। अब 8वें में क्या आएगा, तो अब हम इसी तरह आगे बढ़ते चले जाएंगे। 8वें में क्या चीज आनी है वो हम झट से बता देंगे। जो 8वें नंबर की रहेगी, इसमें क्या रहेगा, तो 8वें में क्या था आपका 22 भाषाएं थी, या फिर बताओ क्या था। 8वें में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त या फिर संविधान में वर्णित क्या है, 22 भाषाएं, 22 भाषाएं। अब याद रख लेना, ये सफेद पीले के चक्कर में मत पड़ना। अब 9वें में आ जाओ, तो 9वें में क्या था, 22 के बाद 22 बीडीपीएन, है ना। तो बी से क्या होगा, भूमि सुधार, क्या होगा, भूमि सुधार। अभी आप सुनते होगे ना कि हम अनुसूची 9 में डालने के लिए कई विषयों को या फिर उस जगह की भूमि के लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा मांग होती है कि इसको अनुसूची 9 में डाल दे। तो यहाँ पर क्या होता है, इतनी जल्दी कोर्ट का इंटरफियरेंस नहीं होता है। ऑल दो सुप्रीम कोर्ट में बात यहाँ पर होती है, लेकिन आप स्टार्टिंग में देखेंगे कि
कि जब संविधान में ये 9वीं अनुसूची थी, मतलब बनाई गई, इसमें डाले गए विषय, तो यहाँ पर क्या बात हुई थी कि यहाँ पर कोर्ट की इंटरफिरेंस को क्या कर दिया गया था, कोर्ट की इंटरफिरेंस को यहाँ पर कम कर दिया गया था। ठीक है, और जो मैं बता रहा था कि कोर्ट की इंटरफिरेंस पहले तो खत्म ही थी, मतलब यहाँ नहीं कर सकती, जो चीज 9वीं में डाल दी ना, मतलब वहां कोर्ट नहीं। फिर जब आप देखते हैं कि रिफॉर्म्स आते गए, रिफॉर्म्स मतलब इन द सेंस कि संविधान में संशोधन होते गए, तो फिर न्यायिक समीक्षा, मतलब कि जो चीज यहाँ पर डाल दी है 9वीं अनुसूची में शेड्यूल 9 में, उस पर न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। ये 70s के दशक से आया, कब आया है, 1975 के बाद आया है। क्लियर हो गई बात। अब ये 9वीं हो गई। 10वीं क्या था, 22B है ना। 10वें में क्या है, तो ये है दल बदल, दल बदल निरोध की बात की गई है यहां पर। क्लियर है, 1985 का है ना। और 52वां संवैधानिक संशोधन, तो ये क्या है, यहाँ पर दल बदल निरोध की बात की गई है। मतलब बताया गया है कि दल बदल भारत में क्या होता है, यहाँ पर आप देखते हो ना कि चुनाव के पहले बहुत लोग इधर चले जाते हैं, बहुत लोग इधर चले जाते हैं, वहां चले जाते हैं। ठीक है, दल बदल निरोधी कानून, या फिर इसको आप क्लॉज भी बोल सकते हैं, इसके आधार पर कानून बना है। इसमें ये कंडीशन है कि अगर इक्का दुक्का लोग जा रहे हैं तो आप देखना वहां पर क्या होता है, दोबारा से चुनाव होते हैं। अगर मान लो मेरी पार्टी है और पार्टी ए है और पार्टी बी है, और मेरी पार्टी बी में, मेरी पार्टी ए हो गई, किसी की दूसरे की बी हो गई, 2-4 लोग मेरी पार्टी से गए, मेरी पार्टी की स्ट्रेंथ कितनी थी, मेरी पार्टी की स्ट्रेंथ थी 10, और 2 लोग चले गए, तो वहां पर कितने गए, 2 लोग, मतलब 10 में से 2 कितना होता है, परसेंटेज में देखें तो 20%। अब क्या होगा, तो ये 2 लोग जो विधायक या सांसद रहेंगे, इनकी सीट्स जो खाली होंगी वहां पर 6 महीने के भीतर चुनाव होंगे। लेकिन वहीं अगर बात की जाए कि 7 लोग चले गए, तो क्या हो जाएगा, विलय मान लिया जाएगा। तो 7 लोग, एकदम से ऐसा नहीं होता है कि क्या होगा कि भैया 7 के साथ उठ के पूरी पार्टी खत्म हो गई। अभी आपके पास, इसीलिए महाराष्ट्र की जो राज्य की पार्टी, आपने देखा होगा ना, जो सत्ताधारी दल है, उसमें इतना बड़ा क्या हुआ था, भूचाल आ गया था कि क्या हुआ, वहां पर 2 गुट बन गए और आधे से ज्यादा 66% की लगभग क्या हो गए, विधायक एक तरफ चले गए। तो वहां सरकार हिल गई, बदल गई, हिल क्या गई, बदल गई। फिर वहां पर हुआ तीर कमान के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी कि यहाँ पर किसके पास रहेगा, तो जो सुप्रीम कोर्ट कैसे चलता है, जो संविधान में वर्णित है वैसे सुप्रीम कोर्ट चलेगा। क्लियर है, तो वहां पर क्या था, मेजोरिटी जिसके पास है वैसे काम होगा। ठीक है, वहीं आप देखें कि एक जो पार्टी है, शरद पवार की जो पार्टी थी, ठीक है, तो वो जो पार्टी थी उसमें भी ऐसा ही हुआ। तो वहां पर भी बात हुई कि भैया ये घड़ी वाला चुनाव चिन्ह कौन यूज करेगा। तो ये सारी बातें क्या हैं, ये सारी हमको बताती हैं दल बदल को रोकने के लिए। ये भारत में बहुत बड़ी समस्या हो गई थी कि हमने डराया धमकाया, हमारे पास 10 विधायक कम थे और हमने 10 जोड़ लिए 100 की पार्टी में से, उनका बाई इलेक्शन कराया, और फिर क्या हुआ, भले ही कुछ हार गए या फिर कुछ जीत गए, तो इससे क्या हुआ, गड़बड़ हुई ना। तो इन सारी प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए क्या हुआ, दल बदल विरोधी कानून लाया गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, 11वें की बात कर लें हम लोग। तो 11वें में क्या आ जाएगा, 11वें में आ जाएगा पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था, अब ये कब आई, तो ये आपको पता है 1993, 92 में वो आया, बिल आया, फिर पास हुआ, फिर क्या हुआ, 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ। क्लियर हो गई बात। तो ये कहां से जुड़ा, 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जुड़ा। वहीं बात की जाए 12वीं अनुसूची में, तो यहां पर भी सेम ही चीज है, जैसे कि पंचायती राज है, तो यहां पर हो जाएगा नगरीय निकाय। क्या हो जाएगा, नगरीय निकाय। अब ये ऐसी चीजें हैं जो इतनी सिंपल लैंग्वेज में आपको बताई जा रही हैं, जबकि यहां से क्वेश्चंस आते हैं कि मध्य प्रदेश में कब लागू हुआ। ठीक है, पंचायत राज अधिनियम जो है मध्य प्रदेश का, ये कब लागू हुआ मध्य प्रदेश में, तो आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। 1994 में लागू हुआ, कब लागू हुआ, जनवरी में हुआ, जुलाई में हुआ। तो ये ऐसी कुछ चीज रहती हैं जो आपके पास क्या हो जाती हैं, आ जाती हैं। ठीक है, अब बोलोगे कि सर ये हमने पढ़ा है कि पंचायती राज व्यवस्था 73 से आ गई, तो उनके विषय में उनकी शक्तियां सारा कुछ हम पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में है। अब यहां से ये भी याद रख लो कि यहां पर अगर कहीं लिखा मिल जाए कि 29 विषयों के बारे में बताया, तो बिल्कुल सही है।
पंचायतों में कितने विषय बताए गए हैं? 29 विषय बताए गए हैं। नगरीय निकायों की बात करें आप तो नगरीय निकायों में कितने विषय बताए गए हैं? तो यहाँ कहाँ गया ये रहा, यहाँ पर 18 विषयों की बात की गई है। क्या है? 18 विषयों की बात की गई है। क्या है ये? 18 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये क्या है? हमारी अनुसूचियां हो गई। अब इसमें होप किसी को कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, वर्णन वेतन शपथ, वर्णन वेतन शपथ, उसके बाद हम आगे बढ़े तो आगे आए फिर हम वर्णन वेतन शपथ, यहाँ राज्यसभा, फिर यहाँ पर क्या आ गया? जनजाति क्षेत्र, फिर ये क्या आ गया? ए से क्या होता है? अमित्र में, मतलब असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। इसके बाद वहां खत्म हुआ, फिर ये 7वीं आई। 7 से क्या होता है? सूची, मतलब 3 लिस्ट होती हैं, मतलब कौन सी हैं? संघीय। क्लियर है? इसके बाद प्रांतीय और समवर्ती। 22 क्या है? भाषाएं संविधान में वर्णित। पहले 14 थी, फिर अमेंडमेंट करके बढ़ाई गई। सबसे पहला कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? भाषाओं को एक जोड़ी गई जो, तो याद रखना 1967 का क्या था? सिंधी भाषा जोड़ना। फिर भूमि सुधार, फिर 10 में देखेंगे तो दल बदल, फिर उसके बाद पंचायती राज, देन नगरीय निकाय। ये आपके पास 12 की 12 अनुसूचियां आपको याद हो गई। क्लियर है? ठीक है, ये देखो ये आ गया आपका 8 से लेकर 12 ये हो गए। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे जो भारत में संविधान है, इसमें जो भाग दिए गए हैं इनमें क्या क्या चीजें हमको देखना है कि भैया पहले भाग में क्या रहता है, दूसरे भाग में क्या रहता है। जैसे कि पहली अनुसूची में तो वर्णन था, किसी भी चीज का वर्णन कर दिया, उसके पैसे की बात करी, वर्णन वेतन, फिर उसको शपथ दिलाई, राष्ट्रपति को इसको हटा देना यहां से। क्लियर है? वर्णन वेतन शपथ हो गया। फिर क्या आया? चौथी बात आई, तो चौथी बात में क्या कर देंगे हम? चौथी बात में कर देंगे राज्यसभा वाली, वर्णन वेतन शपथ, VVS, आर से राज्यसभा। फिर आ जाएगा एस, फिर मतलब हम क्या बात करेंगे 5 में? तो जो भी अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र हैं वहां का प्रशासन और नियंत्रण। फिर हम बात करें 6वीं में, तो 6वीं की क्या बात करेंगे? ए अमित्र, तो वहां का क्या है? लोकल बॉडी का प्रशासन। फिर ऐसे ही ऐसे सो एंड सो हमको 12 की 12 याद हो गई हैं। अब हम देखते हैं भाग, संविधान के जो भाग हैं, तो ये भाग जो 22 हैं इसमें से सर हम कौन से भाग याद रखें या कौन से नहीं रखें? तो देखो, हमको मेजर जो काम पड़ने वाला है वो ज्यादातर काम पड़ेगा आपको मुख्य भागों से। आपको नहीं पूछेगा वो कि 22 नंबर में क्या है या फिर तुम बताओ इसमें क्या, 21 में क्या है। बहुत हमको करके जाना है तो 20 नंबर तक जाना है जहां पर संवैधानिक संशोधन है। 21-22 में नहीं पूछेगा वो आके आप ये बताओ यहाँ पर क्या है, विशेष उपबंध कहाँ पर है, या फिर बोल देगा कि मिसलिनियस कहाँ पर है, जिसे हम बोलते हैं ना प्रकीर्ण कहाँ पर है, तो 19 भाग में बताओ कहाँ पर है। तो ये नहीं पूछेगा। हाँ 20 पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि वहां से संविधान संशोधन आर्टिकल 368 आ रहा है, तो आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो देखो देख लेते हैं पार्ट, संविधान की बात हो रही है, पार्ट 1 है ना, ऐसे ही 2, 3, ये तो सारे कुछ याद करने हैं। इसमें कुछ भी नहीं चलेगा कि ये याद नहीं हो रहे या फिर याद नहीं हुआ या फिर हमारा गलत हो गया। 1 से लेके 5 तक तो याद करना ही करना है। आप बोलोगे कि सर हम कैसे करें याद? तो याद करो, जब मैंने मूल अधिकार पढ़ाए थे, भारत के संविधान की विशेषताएं, तो वहां पर क्या बताया था? भाग 3 में क्या है? भाग 3 में मौलिक अधिकार है, 12 से 35 आर्टिकल। भाग 4 याद करो, आर्टिकल 36 से 51 बताया था, बोला था राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए हैं? आयरलैंड या फिर रूस से? तो रूस से लिए हैं। भाग 4A में जो आर्टिकल 51A जोड़ा गया है, मौलिक कर्तव्य 11 है जो, वो 4A हो गया। फिर ऐसे ही 5 याद कर लोगे। पहला तो सबको पता है, संघ का राज्य नाम विस्तार, ये सारी कुछ चीजें बता दी गई होंगी। ठीक है, तो यहां पर क्या है? यहां पर याद रखेंगे क्या क्या चीजें आ रही हैं यहां पर? संघ, राज्य नाम, विस्तार, ये सारे कुछ भी संघ और राज्य क्षेत्र का विस्तार, वही वर्णन करना है। ठीक है, फिर दूसरे में बताया था क्या था? सिटीजनशिप, मतलब नागरिकता, कि आप संघ राज्य का तो वर्णन हो गया, ठीक है, भारत देश का वर्णन हो गया। फिर यहां पर बताया है कि भैया नागरिकता, सिटीजनशिप किसे मिलेगी? क्लियर? तो सिटीजनशिप किसे मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये सारी कुछ बातें की गई हैं। अभी उसने बोला है आपसे महत्वपूर्ण प्रावधान। फिर हम लोग 1-2 क्लासें ऐसी देखेंगे कि जहां पर इन प्रावधानों को क्या करेंगे? डिसमेंटल करेंगे। मतलब जो ये पार्ट 2 है ना,
इसको कि यहाँ पर आखिर नागरिकता में क्या बताया है, कितने तरह से सिटीजनशिप ली जा सकती है। सर ये जो ओसीआई हमने सुना है, ओवरसीज सिटीजनशिप जो रहती है इंडियन की, फिर एक होता है कि हमने सुना है कि वो एक अलग लोग होते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, है ना, आपने सुना होगा ना कि भारतीय मूल के व्यक्ति। जैसे कि वर्तमान की बात की जाए तो हम लोग बहुत गर्व महसूस करते हैं ना यहाँ से कि कल्पना चावला भारतीय मूल की थी, सुनीता विलियम्स भारतीय मूल, मध्य प्रदेश में इनका गांव है विदिशा, और फिर ये यहाँ से परिवार बनारस चला गया, वो हो गया, ये हो गया। अभी वर्तमान में बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आए हैं, तो इनकी जो वाइफ हैं ये क्या है, भारतीय मूल की थी। इनके माता पिता कहाँ थे, तो इनके माता पिता आंध्र प्रदेश के थे, अमेरिका में बस गए, अमेरिका में जन्म हुआ, तो ये क्या हो गए, भारतीय मूल के हो गए। तो ये चीजें हमसे पूछ सकता है कि भैया भारतीय मूल का होना क्या होता है। एनआरआई टोटल डिफरेंट चीज है। एनआरआई को हम क्या समझ लेते हैं कि उसको ओसीआई वाला होगा, वो ओवरसीज सिटीजनशिप होगी उसके पास, लेकिन नहीं, ओवरसीज वाले लोग कौन होते हैं, वो अलग होते हैं। ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन है, तो वो भारतीय मूल का है। जैसे कि ये अपने सुनीता विलियम्स वाले लोग हैं जो, ठीक, कि यहाँ इनके पूर्वज थे, ये चले गए, उसमें भी आपको अप्लाई करना रहता है। फिर ओसीआई आता है, नागरिकता की बात कर रहे हैं हम लोग, कि यहाँ पर क्या हो, भारत का वो मूल का हो और विदेश में रह रहा हो, और ऐसे देश में रह रहा हो जहां पर दोहरी नागरिकता चलती हो, तब फिर वो यहाँ पर अप्लाई कर पाएगा भारत की, क्या, किसके लिए, समुद्र पार नागरिकता के लिए। ठीक है, इसके बाद आप देखो कि नागरिकता कैसे मिलती है, तो इसकी भी क्लॉज है कि इस सन के पहले क्या हुआ हो, भारत में रह रहा हो, इतने साल से रह रहा हो, इसके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो, बहुत सारी यहाँ पर क्लॉजेस दिए गए हैं। अब भाग 3 की बात करें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बात की गई है मौलिक अधिकारों की। किसकी बात की गई है, मौलिक अधिकार। किसकी बात है, मौलिक अधिकार। 4 की बात करें तो यहाँ पर क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और आई होप आप, अच्छा चलो यहाँ लिख ही लो, आई होप के चक्कर में काम नहीं बनेगा। भाग 4A, नहीं तो अभी कहोगे सर ये तो था ही नहीं। 4A में क्या है, मौलिक कर्तव्य। क्या है, मौलिक कर्तव्य। अब ये इतनी चीजें यहाँ पर स्टार्टिंग में ही आ गई हैं कि यहाँ से तुम्हारा बहुत सारा पेपर बन जाएगा। कहाँ से, नागरिकता से, मौलिक अधिकारों से, नीति निर्देशक तत्व से और मौलिक कर्तव्यों से। क्लियर है। अब इसके बाद ही असली क्या होगा, असली आपका जो होता है ना पॉलिटी, या फिर हम बोलें कि जो भी आपका ये संविधान वाली चीजें हैं, ठीक है, जो भी पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा हुआ मैटर है, वो आपका सारा कुछ क्या होगा, चालू होगा। कहां से होगा, तो वो अब होगा भाग 5 से, पार्ट नंबर 5। अब ये पार्ट नंबर 5 से चालू होगा, तो यहाँ पर क्या क्या चीजें आएंगी, यहाँ पर बहुत विस्तृत चीजें आ जाएंगी। मतलब कि यहाँ पर आर्टिकल 52 से लेकर क्या आ जाएगा, संघ। याद रखो यहाँ पर किसका वर्णन आएगा, संघ का। और आर्टिकल की बात करें तो 52 से लेकर 78 तक की ज्यादातर बातें यहाँ पर आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी, जैसे हम बोलते हैं ना संघीय कार्यपालिका, तो वो लगभग 5 चीजें जो उसमें मोटी मोटी रहती हैं, वो सारी कुछ यहाँ पर आ जाएंगी। संघीय कार्यपालिका में कौन आता है, तो अब देखो मैंने क्वेश्चन पूछा था अभी कि अगर राष्ट्रपति का आपके पास आ गया तो यहाँ पर आ गया है। ठीक है, क्या ऑप्शन दिए थे, 153, 173 और ऐसे ही कुछ, और इनमें से कोई नहीं। अगर हमने पढ़ा है तभी बनेगा, अदरवाइज क्या कर देंगे, हम गलत कर देंगे। ठीक है, तो आर्टिकल इसीलिए याद करना इंपॉर्टेंट है। अभी हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, पार्ट पढ़ रहे हैं कि भाग 5 में संविधान के संघ का वर्णन है। इसमें भी आप देखेंगे तो कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा संघीय सरकार। तो जो सेंट्रल की एग्जीक्यूटिव रहती है, इसमें क्या रहेगा, संघीय सरकार या संघीय कार्यपालिका में आपका राष्ट्रपति रहेगा, उपराष्ट्रपति रहेगा, प्रधानमंत्री रहेगा, मंत्रिपरिषद रहेगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहेगा। क्लियर है बात। ठीक है, तो ये इतनी चीजें आपके पास रहती हैं। आप बोलोगे सर आर्टिकल कैसे याद होंगे, आर्टिकल भी बहुत आसानी से याद हो जाएंगे और कहीं भी आपको दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है, अब देखो यहां पर भाग 5 में क्या क्या आएगा, कार्यपालिका, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, आएगी क्या, बिल्कुल आएगी सर, कार्यपालिका आएगी।
फिर संघ की जब बात की है मैंने, है ना, कार्यपालिका में फिर 5 लोग आ गए, बहुत बढ़िया। इसके बाद संसद आएगी, बिल्कुल आएगी संसद। संसद में कौन आता है? जब मैंने राष्ट्रपति बोला था तो याद आया, राष्ट्रपति। फिर संसद में और कौन रहता है? क्लियर है। इसके बाद जब संघ की बात कर रहा है तो वहां पर और कौन आ जाएगा? तो राष्ट्रपति की चीजें भी आ जाएंगी, तो संसद से याद रख लो। फिर यहाँ और क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा अपना न्याय वाला संघ का, है ना, क्या आएगा? न्यायपालिका वाला बात आएगी। और क्या आएगा? अपना जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है कौन है? कैग। अच्छा, आप लोग जल्दी कमेंट करके बताएंगे कि भारत का कैग, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक वर्तमान में कौन है? ठीक है। और सीएजी, सीएजी मतलब नियंत्रक महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक, सीएजी, कंप्ट्रोलर, ऑडिटर जनरल एंड ऑडिटर जनरल। क्लियर है। तो ये सारी, अब यहाँ पर एक आपका पॉइंट अलग से बनाना है तो बना सकते हो, अदरवाइज संसद में ही मैं इंक्लूड करके चल रहा हूँ कि यहाँ पर जो राष्ट्रपति की शक्तियां रहती हैं, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का वर्णन भी है। काय का? विधायी शक्तियां, जो कानून बनाने वाली शक्ति है ना, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। तो ये इस तरह आपके पास 5 पॉइंट्स निकल के यहाँ पर सामने आ जाते हैं कि यहाँ पर हम क्या क्या बताना चाह रहे हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। तो 5 भाग में 5 पॉइंट याद रखना है। कार्यपालिका, संसद, न्यायपालिका, कैग और राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। क्लियर हो गई बात? ये अगर याद रख के ले जाओगे तो बहुत आसानी रहेगी। क्या क्या? कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति और न्यायपालिका, और क्या है? कैग है। अब ये है भाग 5। अब भाग 6 में जब नीचे आएंगे तो अभी तक हम पढ़ते क्या आ रहे हैं? संघ पढ़ते हैं और फिर क्या पढ़ लेते हैं हम लोग? राज्य क्षेत्र। तो स्टेट से मतलब क्या होता है? जो हम स्टेट्स पढ़ते हैं ना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वो तो होता ही है। और एक विस्तृत जो भाषा होती है राज्य की, उसके अंतर्गत भी राज्य को स्टेट बोला जाता है। जैसे कि राजनीतिक टर्म्स में बात करें तो भारत क्या है? भारत का राज्य क्षेत्र। ठीक है। तो भारत का उसके लिए भी स्टेट का यूज किया जाता है। ठीक। तो 6वें नंबर के हम बात करें तो 6वें नंबर का जो क्या है? भाग है, भाग 6। यहां पर क्या रहेगा? राज्य रहेगा। अब यहीं से तो आपसे क्वेश्चन बनते हैं कि भाग 5 में क्या वर्णित है, या फिर निम्न में से किस भाग में राज्य सरकारों का वर्णन है? क्या बोल देगा? निम्न में से किस भाग में राज्य सरकारों का वर्णन है? तो यहां पर राज्यों की बात कर रहे हैं, तो राज्यों में क्या क्या आता है? राज्यों में सारी चीजें आते हैं। राज्य के न्यायालय आ जाएंगे, राज्य की कार्यपालिका आ जाएगी, राज्य की विधानसभा, विधान परिषद होती है, वह सब आ जाएगा। क्लियर है। और क्या क्या आ जाएगा? तो राज्यों में आप देखो तो फिर वही, जैसे कि राष्ट्रपति की शक्तियां लिखी थी विधायी वाली, तो यहां पर स्टार्टिंग के लेक्चर में इसलिए कई कई आर्टिकल अगर क्लास अच्छे से देखी होगी तो 1 2 3 में राष्ट्रपति का क्या था, जब हम गवर्नर जनरल का क्या पढ़ रहे थे कि इसको शक्ति दी गई किसकी? अध्यादेश की। तभी बताया था कि राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 123 से है, एज वेल एज आपका जो राज्यपाल है राज्यों में, उसके पास 213 अनुच्छेद में ये शक्ति दी हुई है। तो आपके पास यही विधायी शक्ति हो गई। क्लियर है। इसके बाद क्या आएगा? तो उच्च न्यायालय हो गए। उच्च न्यायालय के नीचे भी तो आप देखें राज्यों में क्या रहता है? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स रहते हैं ना, जो 233 आर्टिकल से वर्णित हैं। 214 से लेकर 232 तक आपके उच्च न्यायालय के विषय में बताया है। जैसे कि 124 से लेकर 147 तक क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के विषय में आर्टिकल हैं। अभी आप सुन रहे होंगे कि आर्टिकल 142 और 145 की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर लिया? सुप्रीम कोर्ट ने हमारे कार्य प्रणाली में हस्तक्षेप किया। सुप्रीम कोर्ट बहुत बढ़ चढ़ के कार्य कर रही है। फिर आज ही का आप सुनवाई देखें तो इसमें बात हुई कि क्या हुआ, वहां पर जो होने वाले 52वें नंबर के चीफ जस्टिस हैं गवई, इन्होंने बोला कि हमारे पास ऐसी बातें आ रही हैं कि हम अतिक्रमण कर रहे हैं कार्य क्षेत्र में, तो ऐसे हम आदेश, हम राष्ट्रपति को ऑर्डर दे सकते हैं क्या? कहीं पर प्रावधान है क्या? अब आप बताइए। वहां पर बात की गई थी कि भारत का एक पश्चिम बंगाल राज्य है, वहां पर क्या हुआ? बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर क्या हुआ? अराजकता फैल गई, दंगे हो गए, लोगों के घरों में आग लगा दी। तो वहां पर एक याचिकाकर्ता ने याचिका लगाई कि आप क्या करें, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कहें। तो वहां पर गवई साहब ने बोला कि अरे हम ऐसे कैसे कर दें, क्योंकि हम पढ़ के आए आपातकालीन उपबंध जर्मनी से लिए हैं 356। राज्यपाल रिकमेंडेशन देता है तो उन्होंने बोला कि अरे नहीं, हम कैसे राष्ट्रपति को डायरेक्ट करें, राष्ट्रपति को हम निर्देश कैसे दें।
और जबकि आपको मैंने अभी बताया कि क्या बात हुई थी, जो तमिलनाडु की गवर्नर का मुद्दा था कि पहले क्या हुआ, गवर्नर को बिल भेजा, गवर्नर ने वापस कर दिया। अभी ये सारा कुछ हमको पढ़ना है, राज्यपाल को पढ़ना है हमको, न्यायपालिका को पढ़ना है हमको। तो आपको बहुत मजा आएगा और ये फिर टॉपिक आपको समझ में आ जाएंगे कि क्वेश्चन फिर कहीं से भी आ जाए हमसे इजीली बनेगा। ठीक है, तो तमिलनाडु के गवर्नर ने वापस कर दिया, जबकि प्रोविजन है कि अगर दूसरी बार आता है तो साइन करते हैं। तो वहां पर उन्होंने क्या किया, फिर अपना जो उनके पास पावर है राष्ट्रपति के पास सुरक्षित भेजने के लिए, तो राष्ट्रपति को भेज दिया। फिर वहां से अभी तक कुछ नहीं हो रहा था, साइन नहीं हो रहे थे, तो कानून नहीं बन पा रहा था। तो ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने हल करते हुए क्या बोल दिया कि राष्ट्रपति को भी किसी भी विधेयक पर या किसी भी कार्य पर काम करने के लिए 3 महीने का समय है। अगर वो साइन कर रहे हैं तो ठीक है, 3 महीने के अंदर नहीं कर रहे हैं तो कारण बताएं। तो यहीं से ये सारा कुछ विवाद उपजा, जिसमें भारत के जो वर्तमान के उपराष्ट्रपति हैं और जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं, जिन्होंने क्या बोला कि संसद तो फिर क्या है, सुपर संसद का वक्त आ गया है और संसद को क्या कर देना चाहिए, साइड में कर देना चाहिए। ठीक है, सुपर संसद किसने कहा, तो उपराष्ट्रपति ने कहा। किसे कहा, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कहा। नाउ कम टू द पॉइंट। भाग 6 में क्या है, राज्यों की बात की गई है। राज्य में क्या क्या है, तो विधानमंडल, राज्य में क्या आता है, विधानमंडल आएगा, राज्यपाल आएगा, और राज्यपाल जब आ रहा है तो याद रख लेना राज्यपाल की शक्ति विधायी वाली, क्लियर है। उच्च न्यायालय आएगा, न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय आएगा, क्या आएगा, सबऑर्डिनेट, अधीनस्थ कोर्ट, न्यायालय, और बाकी सो एंड सो चीजें आ जाती हैं कि कहीं पर कुछ दिया है, कहीं पर कुछ दिया है। मेजरली आपके पास क्या चीजें देखने मिलेंगी, तो आपको यही चीजें देखने के लिए मिलेंगी। और अब एक और चीज क्या रहेगी, देखो राज्यपाल, ये सारी कुछ चीजें, तो जब वहां पर कार्यपालिका लिखी थी तो ये भी नोट कर लो, तो 5 पॉइंट बन जाएंगे, आई थिंक, हाँ 5 बन गए। कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, कार्यपालिका का मतलब क्या होता है, वही मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ काउंसिल। ठीक है, अब देखें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, जल्दी बताओ क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं भाग आगे की। कौन सा भाग आता है, तो 5 के बाद 6 हो गया, अब आया भाग 7। तो भाग 7 में क्या पढ़ना है हमको, ये इसीलिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि यहां से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, क्या होंगे, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। तो भाग 7 में क्या है, जो आपका राज्यों से संबंधित अनुसूची थी उसके कई सारे पार्ट्स थे, तो यहां पर ये क्या कर दी गई, हटा दी गई। ठीक है, ये भाग का अपन को कोई काम नहीं पड़ेगा कि भाग 7 में क्या है, वो आपसे पूछ ले कभी, तो ये हमको कभी काम में नहीं आएगा, तो इसको हटाओ। ठीक है, अब भाग 8 को देखेंगे हम। किसको देखेंगे, भाग 8। कैसे देख रहे हैं, अब हम भाग नंबर 8 को देखेंगे। तो संघ के राज्य क्षेत्र की बात आएगी यहां पर, संघ का राज्य क्षेत्र। अब ये पूछते हैं क्या सर, अरे कभी पूछ ले तो पूछ ले, भाग 9 पर आओ। भाग 9, भाग नंबर 9 में क्या पूछेंगे आपसे, तो वही क्या पूछेंगे भाग 9 में, पंचायत, क्या पूछेंगे, पंचायत, याद रखना क्या पूछेंगे भाग 9 में, पंचायत। और भाग 9A, जैसे कि 4A था ना, तो यहां पर बन जाएगा 9A या 9 का। 9 का में क्या पूछें, नगर निकाय। देखो 73 74 आया, तो ऐसे ही 9 और 9A। ठीक है, भाग 10 इंपॉर्टेंट है सर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या है, तो जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र। ठीक है, कुछ हमको याद रखने ही रखने, अदरवाइज क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र मतलब जो लिस्टेड है क्षेत्र, है ना, उनकी एक अधिसूचना जारी कर दी गई है, तो वो हो गए अनुसूचित, और जनजाति क्षेत्र जो है ट्राइबल क्षेत्र। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, 10 हो गया। अब 11, जो 11 भाग है, यहां से सीधा क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपके सिलेबस की मेन हेडिंग दी हुई है भाग नंबर 11 की। बोलोगे ये क्या दी हुई है सर,
तो भाग नंबर 11 में क्या दिया हुआ है आपके सिलेबस को अगर आप पढ़ोगे, संघ राज्य, ऐसा कुछ आपके सिलेबस में लिखा है? कभी सिलेबस पढ़ा हो तो, टाइम मिल गया हो तो। भाग नंबर 11, ठीक है। यहां से जो मैं बता रहा था, विधायी संबंध होते हैं, वित्तीय संबंध होते हैं, प्रशासनिक संबंध होते हैं, बहुत से होते हैं, लेकिन हेडिंग क्या है भाग नंबर 11 की? तो भाग नंबर 11 की हेडिंग है संघ, मतलब कि सेंट्रल और स्टेट में जो भी रिलेशन है उसके बीच में क्वेश्चन पूछेगा आपसे, याद रख लेना। तो भाग याद रखोगे 11 में, क्योंकि जो हेडिंग है उसका हमको सारा एस्पेक्ट कवर करके चलना है। ये चीज बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो। अगर संविधान पढ़ रहे हो और अगर संविधान में केवल एक लकीर के फकीर जैसा पढ़ोगे तब कुछ नहीं होगा। वहां से जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, अब तो ये हर एक सब्जेक्ट में आपके पास आ गया है फंडा, कि आपको पूरी डायमेंशन, जितने भी उसके आयाम हैं, है ना, तो वो आपको कवर अप करते हुए चलना है। अदरवाइज क्या होगा, नंबर कम हो जाएंगे। और नॉर्मलाइजेशन तो पता ही है अपने को, है ना। नॉर्मलाइजेशन तो सुप्रीम कोर्ट भी हरी झंडी दिखा चुका है उसको कि हाँ ये तो सही चीज है और कर लेते हैं। तो जब, अब याद रखो कि अगर तुम्हारे नॉर्मलाइज हो गए और उसमें नेगेटिवली हो गए तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप स्वयं, क्योंकि क्या होगा, आपने सही क्वेश्चन गलत किए थे ना। अब मान लो किसी के 200 में से 170 नंबर आ रहे हैं, नॉर्मलाइज हुआ 165 हो गए, तो भी बहुत स्कोर होता है, ठीक। अब लेकिन आपके नंबर ही 150 आ रहे थे, नॉर्मलाइज हुआ 140 पर आ गए, तो फिर क्या, कट ऑफ गया 155, फिर बोल रहे कि अरे यार ये तो घपला हो गया, ये क्या। लेकिन याद रखो, सही क्वेश्चन गलत करके आने से ही क्या होता है, आप सिलेक्शन के कट ऑफ से दूर होते चले जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। 5-6 क्वेश्चन गलत किए और समझ लो कि यार अब अगर मतलब रेड जोन में आ गए हैं, अब अगर कुछ भी गड़बड़ किया ना तो फिर क्या होगा, तो फिर हमारी हो जाएगी 9-2-11 पेपर से। चलो आगे बढ़े। अब ये भाग 11 हो गया। 12वें नंबर के भाग में देखें तो 12वें नंबर के भाग में वित्त वगैरह का वर्णन है, ठीक है। इसके बाद सीधा हमको आना है भाग नंबर, किस पर आना है, 14 पर आना है। किस पर आना है, भाग नंबर 14। भाग 14 क्या बोलेगा, तो भाग 14 बोलेगा जो भी सेवाएं रहती हैं। आपने सुना होगा ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, इसमें 3 सेवाएं आती हैं, प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा और क्या आता है, वन सेवा या फिर विदेश सेवा। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज है, दैट इज क्या है, ये है सेंट्रल की सेवा, केंद्रीय सेवा है। और अखिल भारतीय सेवाएं क्या हैं, तो केवल और केवल 3 आपको मिलेंगी, ठीक है। तो भाग 14 की बात करें तो यहां पर आपके पास आएगा संघ के लिए और राज्यों के लिए लोक सेवा। जब ये सारी बात हो रही है तो फिर आप समझ जाएं कि ये भर्तियां क्या, कौन कंडक्ट कराता है, किसका रिकमेंडेशन जाता है, तो संघ लोक सेवा आयोग। अब जब यहाँ संघ की बात हो रही है तो यही बात है राज्य के लोक सेवा आयोग की। अब याद रखना यही बात हो रही है किसकी, आर्टिकल 315 से बात शुरू की जा चुकी है। 315 से 323 की बात हो रही है। राज्य लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश में बात करें तो इंदौर में मुख्यालय है, उत्तर प्रदेश में बात करें तो प्रयागराज में मुख्यालय है, ठीक है। अब ये चीज हो गई। यहीं पर अखिल भारतीय सेवा भी कर लो, ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक। तो ये हो गया आपके पास। अब इसके बाद देखेंगे, यहां से एक बार आपके पास क्वेश्चन आ गया था कि 323A, तो यही भाग 14 और इसका क्या आएगा, ए। भाग 14A में क्या है, इसमें बात की गई है कुछ अधिकरणों की। किसकी, अधिकरण की, प्रशासनिक अधिकरण। क्लियर है। इसके बाद आप देखते जाओगे तो भाग 15, चलो आगे बढ़ा लें स्लाइड। क्या बात करेंगे हम, तो भाग 15 की बात करेंगे। ये भी आपको पहले बताया था, अगर क्लास में अच्छे से सुना होगा। क्या बात की थी जब हम बोल रहे थे, बात कर रहे थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, निर्वाचन आयोग, आर्टिकल 324 से 329। भाग 15 जब आप एक बार पढ़ना शुरू करोगे तो आपको अपने आप मुंह जबानी हो जाएगा
कि भाग 14 में क्या है, 315 से 323 में क्या है, 324 से 329 में क्या है, 148 से 151 में क्या है, 124 से 47 क्या है, 52 से 78 क्या है, 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है या नहीं है, 78 में प्रधानमंत्री कर्तव्य है टुवर्ड्स राष्ट्रपति या फिर नहीं है। ये सारी चीजें आपके पास क्लियर हो जाएंगी। बस आपको करना क्या है, आपको जो बताया जाता है उसको आप कवर करें। ठीक है, भाग 15 हो गया, इसमें क्या है, निर्वाचन आयोग के विषय में बता दिया गया है। ठीक, अब सीधा हम आते हैं कहां पर, भाग, सीधा जंप करके आएंगे हम भाग नंबर 20 पर। और जो भी भाग चाहिए हो तो वो सारे नोट्स में मिल जाएंगे आपके पास, और बुक्स तो आपके पास हैं ही। थोड़ा सा मेहनत भी करेंगे सर, जब जंप करते हुए चल रहे हैं, अगर मैं 1 से लेकर 395 आर्टिकल पढ़ाऊंगा तो 1 साल निकल जाएगा, क्योंकि समझाना भी है। तो बोलोगे सर ये क्या किया आपने, ये तो समझ में ही नहीं आया, आर्टिकल 360 कैसा था, वित्तीय आपात 352 कैसा था सर, उसमें तो ये भी लिखा है कि जो सशस्त्र आधार पर होना चाहिए। सर इसके पहले तो ये पढ़ा है कि कभी ये आर्टिकल जोड़ा गया था, ये क्लॉज जोड़ा गया था कि सशस्त्र क्या होना चाहिए, विद्रोह होना चाहिए। तो ये अगर चीजें समझाने लगेंगे तो 1 साल में अपन क्या कर पाएंगे, केवल 395 अनुच्छेद पढ़ पाएंगे। हमको काम के अनुच्छेद पढ़ने जो हमारे सिलेबस में आ रहे हैं, केवल वही भाग पढ़ने हैं, और अनुसूचियां 12 हैं तो आप 12 की 12 याद कर लें। 22 भाग हैं तो 22 भाग भी याद कर सकते हो। लेकिन अब क्या मतलब है कि आप कुछ इररेलेवेंट चीजें पढ़ें। हमको क्लास में बताया गया है कि, मैंने ही बताया है, हमको मतलब आप सभी को, कि हमको क्या नहीं करना है, हमको डॉक्टरेट नहीं करना है सिलेबस में, 7 यूनिटों में डॉक्टरेट नहीं करना, पीएचडी नहीं करना। ठीक है, आपको क्या करना है, एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए जो भी नेसेसरी टॉपिक्स हैं उनके सारे एस्पेक्ट कवर करते हुए चलना है। भाग 20 में है तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, संविधान का संशोधन मिलेगा। क्या मिलेगा, संविधान संशोधन। क्या मिलेगा, संविधान का संशोधन मिलेगा भाग 20 के अंदर। और भाग 20 में ही बताया कि संविधान इस तरह से क्या होता है, अमेंड किया जा सकता है, जिसमें अभी तक देखें तो 1951-52 से लेकर अभी की बात की जाए तो 106, करेंटली 106वां संवैधानिक संशोधन किया गया, जिसमें यही बात की गई कि भैया जो महिलाएं हैं इनको क्या करना है, इनको भी आपको क्या देना है, 33% आरक्षण देना है। कहाँ देना है, जरा आप कमेंट करके बताएंगे कहां पर देना है, कहां पर नहीं देना है। अब बात की जाए तो भाग 21 की अगर बात करेंगे तो भाग 21 में क्या आएगा, आपके विशेष उपबंध वाली चीजें आएंगी। अब बोलोगे सर भाग 21 का मतलब क्या, भाग 21 में जो पहले धारा 370 थी जम्मू कश्मीर के लिए विशेष उपबंध, वो आती थी। इसके अलावा आप देखते हैं बहुत सारे राज्य हैं, आंध्र प्रदेश है और बहुत सारे राज्य हैं, ठीक है, तो वहां पर विशेष उपबंध जो भी किए गए हैं उसी भाग के अंतर्गत किए गए हैं, 371 आर्टिकल के अंतर्गत। क्लियर है, तो याद रखो भाग 21 में क्या बोल रहा है, 21 में बोल रहा है विशेष उपबंध। क्या बोल रहा है, विशेष उपबंध। ठीक, ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास सारे भाग आ गए हैं, कहां से लेकर 1 2 3 4 5 6। इसके बाद फिर हमने देखा है, फिर हम जंप करते हुए चले, 14 15 देखा है, फिर उसके बाद क्या देखा, 20 21 देख लिया, और 22 में क्या है कि हिंदी में है, ये है वो है, खत्म। तो ये आपको 22 के 22 याद करने हैं। ठीक है, क्या करना है, याद करने ही करने हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं जो संविधान की प्रस्तावना है। अब ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि अगर आपने सिलेबस देखा है, क्या देखा है आपने, सिलेबस देखा है, तो सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है कि भैया क्या करना है आपको, आपको अपने जो सिलेबस है उसमें क्या लाइन लिखी हुई है, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान, क्लियर है, और बुनियादी संरचना। अब ये बुनियादी संरचना जो है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, जिसे बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, तो ये बुनियादी संरचना डिफाइन नहीं है डेफिनेटली, इसमें हमेशा से चीजें जोड़ी जाती रही हैं। और ये आया कैसे, तो ये भी आपको बात समझ में आएगी। कब समझ में आएगी, कि जब हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, जब हम संविधान के संशोधन पढ़ लेंगे
तब वहां पर आपको समझ में आएगा कि कोई गोलकनाथ वाद हुआ था, केशवानंद भारतीवाद आया, फिर ये सारी बुनियादी संरचना वाली आपका संरचना वाली चीजें आई कि इसमें क्या क्या होगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता होगी या नहीं होगी, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता होगी या नहीं होगी। तो ये सारी कुछ चीजें आपसे पूछने का उसने बोला है कि क्या बोला है, बुनियादी संरचना को भी आपको पढ़ना है। अब बुनियादी संरचना पढ़ना है तो ये ऐसा नहीं है कि आपसे बोले बुनियादी संरचना कि सीधा बुनियादी संरचना पढ़ाऊं, तो आपको अगर उसका बैकग्राउंड समझ में नहीं आएगा, आपको नहीं पता होगा कि बुनियादी संरचना पढ़ क्यों रहे हैं, सिलेबस में ठीक है, लेकिन ये आ कहां से गया, कौन है गोलकनाथ, कौन है केशवानंद भारती। तो हमको क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में ये कवर करना है, प्रस्तावना देखेंगे और हम देखेंगे संवैधानिक संशोधन। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा, भाग पढ़े, प्रमुख प्रावधान। तो प्रमुख प्रावधान, अब ये आपका होमवर्क रहेगा कि आर्टिकल्स याद करने की कोशिश करें। जैसे कि मुझे भी इतने ज्यादा याद नहीं, लेकिन हाँ जो इंपॉर्टेंट है वो तो याद है कि 52 से 78 किस में आ रहा है, 5 में आ रहा है, 4 में आ रहा है, 5 में आ रहा है, क्योंकि 4 में क्या बताया था, नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। तो आप जब प्रैक्टिस करोगे स्टार्टिंग से एक चार्ट बना लो, या फिर इंटरनेट पर होगा या फिर यहाँ से टेलीग्राम चैनल पर डलवा दिया जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे वहां पर भी डाला हुआ है और आपको मिलेगा। तो वहां पर आप देखोगे कि ये सारी कुछ चीजें आप हमेशा क्या करो, इनको याद करने की कोशिश करो, आधा घंटा दो। ठीक, तो आपको अपने आप क्या समझ में आएगा कि ये जो हमारा सिलेबस है कि 245 से क्या है, किस भाग में केंद्र और राज्य के संबंध दिए गए हैं, वित्तीय संबंध कहाँ दिए गए हैं। तो ये सारी कुछ चीजें फिर हमारे पास क्लियर होती हुई चलेंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।